नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हम आ गए हैं आपके सामने एक और बेहतरीन कहानी लेके, जो पिछली वाली कहानी से भी बहुत अच्छी होने वाली है। और उम्मीद करते हैं इस कहानी में आपको डर और रोमांच दोनों का एहसास होगा। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों यानी रोहन, विशाल और आयुष से। तीनों अपनी जिंदगी की भाग दौड़ से थक चुके थे और कुछ अलग अनुभव करना चाहते थे। शहर के शोरगुल से दूर एक ऐसी जगह पर जाने का फैसला उन तीनों ने किया जहां वे सुकून पा सके। विशाल ने इंटरनेट पर एक ऐसी जगह के बारे में सुना था जो अपने घने जंगलों और पुराने खंडहरों के लिए जानी जाती थी। यह जगह उनके शहर से करीबन 100 किलोमीटर दूर थी। शनिवार की रात उन्होंने अपने सफ़र की तैयारी शुरू की। विशाल ने अपना कैमरा पैक किया क्योंकि उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। रोहन ने टेंट और कैंपिंग का सारा सामान संभाला। वहीं आयुष, जो हमेशा खाने पीने का शौकीन होता है, अपने बैग में स्नैक्स और ज़रूरी चीज़ें भर चुका था। रविवार की सुबह सूरज निकलते ही तीनों दोस्तों ने अपनी एक्सयूवीज में सफ़र शुरू किया। गाड़ी में संगीत बज रहा था और तीनों ठंडी हवा का मज़ा लेते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। जैसे जैसे वे शहर से दूर जंगल की ओर बढ़ रहे थे, सड़कें सुनसान होने लगी थीं। यह रास्ता सच में एक अलग सा अनुभव दे रहा था उन तीनों को। आयुष ने कहा, यह जगह सच में कितनी शांत है। लगता है यहाँ कुछ दिन रहकर हमारी सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। उसकी इस बातों से बाकी दोनों दोस्त सहमत होते हैं। तभी विशाल ने उत्साहित होकर जवाब दिया, बस कुछ यादगार फोटोज़ लेनी है और इस जगह का एक्सप्लोर करना है। करीब 3 घंटे के सफ़र के बाद वे जंगल के किनारे पहुंच गए। वहां से आगे का रास्ता गाड़ी से मुमकिन नहीं था जाने के लिए, इसलिए उन्होंने अपना सामान उठाया और पैदल चलना शुरू कर दिया। जंगल में कदम रखते ही उन्होंने महसूस किया कि यहाँ की हरियाली और ताज़ी हवा वाकई में बहुत अलग थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट ने माहौल को जादुई बना दिया था। रोहन ने कहा, यहाँ की शांति सच में लाजवाब है। जंगल के भीतर चलते हुए उन्हें कई अनजान पक्षी और कीड़े मकोड़े देखने को मिले। विशाल ने अपने कैमरे से जंगल के कुछ बेहतरीन शॉट्स लिए। करीब 2 घंटे की पैदल यात्रा के बाद उन्हें एक पत्थर का रास्ता दिखाई दिया जो घने पेड़ों के बीचों बीच जाता था। रोहन ने अनुमान लगाया, शायद यह रास्ता खंडहर की ओर जाता होगा। रास्ते पर चलते हुए पेड़ और भी घने हो गए। सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। तभी उन्होंने सामने एक विशाल संरचना देखी। यह एक खंडहर था। खंडहर की दीवारें टूटी फूटी थीं, लेकिन उनके ऊपर बने नक्काशीदार डिजाइन अब भी साफ दिख रहे थे। हर कोने में मकर जाल और धूल की मोटी परतें बिछी हुई थीं। विशाल ने दीवार को छूते हुए कहा, यह खंडहर किसी समय कितना भव्य रहा होगा। वहीं आयुष ने कांपती हुई आवाज में कहा, मगर अब तो यह बस डरावना लग रहा है। खंडहर के मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सी महक महसूस हुई। अंदर का माहौल बहुत ठंडा और बाहर से एकदम अजीब था, जो उन्हें आज तक कभी एहसास नहीं हुआ था। खंडहर के फर्श पर कई अजीब निशान बने हुए थे। ये निशान किसी प्राचीन भाषा जैसे लग रहे थे। विशाल ने उन निशानों की तस्वीरें खींची। रोहन ने फर्श पर झुकते हुए कहा, यहाँ कुछ तो अजीब है। यह निशान किसी साधारण कला के नहीं लगते हैं।
आयुष ने हंसते हुए कहा, यह सब पुरानी चीजें हैं दोस्त, इनका कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन उनकी आवाज में हल्का सा डर एकदम साफ साफ झलक रहा होता है। खंडहर के अंदर कई कमरे और गलियारे थे। तीनों ने उनमें से एक एक को देखने का फैसला किया। हर कमरे में अजीब सी खामोशी थी, मानो वहाँ की दीवारें भी उन्हें देख रही हों, उन्हें घूर रही हों और उनकी मौजूदगी का एहसास कर रही हों। दिन भर खंडहर और उसके आसपास घूमने के बाद तीनों थक चुके थे। उन्होंने तय किया कि अब कैंप की ओर वापस लौटना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सूरज ढलने लगा था और जंगल में अंधेरा घेरने लगा था। रास्ते में लौटते वक्त उन्होंने खंडहर के पास एक पुरानी कुएं जैसी संरचना देखी। कुआं सूखा हुआ था, लेकिन उसमें से ठंडी हवा अजीब तरीके से बह रही थी और उन तीनों को स्पर्श कर रही थी। रोहन ने सुझाव दिया कि इस जगह को जल्दी छोड़ना ही बेहतर होगा। विशाल ने सहमति जताई और ठीक है चलते हुए कहा कि हमें यहाँ से वाकई में अब निकल जाना चाहिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा अब उनके सामने आने वाला था। जैसे ही तीनों दोस्त खंडहर से वापस कैंप की ओर लौट रहे थे, जंगल में अंधेरा तेजी से ढलने लगा। सूरज की आखिरी किरणें भी पेड़ों के पीछे छुप चुकी थीं। रास्ता अब और भी डरावना हो गया था। अब हवा में अजीब सी खामोशी थी जो उन्हें बेचैन कर रही थी। चलते चलते आयुष ने अचानक रुककर कहा, वो देखो, वो पेड़ कितना अजीब लग रहा है ना। तीनों ने सिर उठाकर देखा। सामने एक विशाल और सूखा हुआ पेड़ खड़ा था। यह पेड़ बाकी जंगल से पूरी तरह अलग था। उसकी शाखाएं मुड़ी तुड़ी और काली थीं, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, मानो वह पेड़ अपने चारों ओर फैले जंगल में घुसने वाला हो। विशाल ने कहा, यह पेड़ बाकी पेड़ों जैसा क्यों नहीं है? रोहन ने जवाब दिया, शायद यह यहाँ काफी पुराना है, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसे भी उसे देखकर कुछ अजीब सा महसूस होता है। अब तीनों दोस्त पेड़ के पास गए और उसकी जड़ों के पास कुछ अजीब सा देखने लगे। विशाल ने पेड़ की एक मोटी जड़ के नीचे एक खोखला हिस्सा देखा। वहां से हल्की सी चमक बाहर आ रही थी। विशाल ने चीखते हुए कहा, यहाँ कुछ है। झुककर देखने लगा और ये कहता है कि यहाँ कुछ न कुछ तो जरूर है। लेकिन आयुष ने थोड़ा डरते हुए कहा, छोड़ो यार, यह सब मत छेड़ो, ये सब बहुत पुरानी चीजें हैं, हमें इन सब चीजों को नहीं छूना चाहिए। लेकिन विशाल ने उसकी बात नहीं मानी और बोला, बस एक बार देख लेते हैं, हो सकता है यह कोई पुरानी चीज हो। और ऐसा कहते ही विशाल ने उस खोखले पेड़ के खोखले हिस्से में हाथ डाल दिया। खोखले हिस्से में उसका हाथ किसी ठंडी और भारी चीज से टकराया। उसने धीरे धीरे बाहर खींचा उस चीज को। विशाल ने जो चीज निकाली वह एक पुरानी और भारी किताब थी। किताब पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उसकी जिल्द पर बने अजीब से निशान साफ दिख रहे थे। ये निशान किसी अनजान भाषा में थे और देखने में बहुत ही डरावने लग रहे थे। रोहन ने किताब को ध्यान से देखते हुए पूछा, यह क्या है? विशाल ने कहा, किताब तो बहुत पुरानी लगती है। किताब की जिल्द चमड़े जैसी लग रही थी। उसके किनारे घिसे हुए थे, लेकिन उसकी बनावट कुछ असामान्य थी। ऊपर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था जो किसी भी भाषा जैसा नहीं लग रहा था।
आयुष ने थोड़ा किताब को करीब से देखने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उस किताब को छुआ, उसे हल्का सा झटका महसूस हुआ और आयुष ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, यह किताब कुछ अजीब है, इसे छोड़ दे तू। लेकिन विशाल ने उसकी बात नहीं मानी और विशाल ने कहा, चलो इसे कैंप ले चल सकते हैं, शायद हम समझ सके कि यह क्या है। वहीं दूसरी ओर रोहन और आयुष को यह विचार अच्छा नहीं लगा, लेकिन विशाल की जिद के आगे वे चुप रह गए। अब वे तीनों किताब को लेकर अपने कैंप की ओर वापस बढ़ने लगे। अंधेरा अब घना हो चुका था और हर तरफ से झींगरों और अन्य जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। रास्ते में आयुष बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और उसने घबराते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। लेकिन रोहन ने उसे शांत करने की कोशिश की और बोला, यह तुम्हारे दिमाग का वहम है, कुछ नहीं है वहाँ पीछे, तू बस आगे चलता चल, कुछ नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि रोहन भी असहज महसूस कर रहा था। वह भी बार बार पीछे देख रहा था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी धड़कनें भी अब उसकी तेजी से बढ़ने चालू हो चुकी थी। कभी कभी तो रोहन को एहसास होता कि कोई हवा तेजी से उसे छूकर निकल जा रही हो, लेकिन वह अपने डर को अपने दोस्तों को नहीं बता रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर वह यह सब बात करेगा तो बाकी दोस्त भी डर जाएंगे। और कुछ ही देर बाद तीनों कैंप पहुंचे। अब उन तीनों दोस्तों ने टेंट के पास आग जलाई और खाने पीने की चीज़ें निकाली। किताब अब भी विशाल के हाथ में थी। विशाल ने कहा, इस किताब को खोलकर देखते हैं। लेकिन आयुष ने गुस्से में कहा, क्या तुम पागल हो? या कोई सामान्य चीज नहीं लगती है? मैं अभी भी कह रहा हूं, छोड़ दे इस किताब को। लेकिन विशाल ने आयुष को समझाते हुए कहा, तुम इतना क्यों डर रहे हो? यह सिर्फ एक बस पुरानी किताब ही है और कुछ भी नहीं। आखिरकार विशाल ने किताब खोल ही दी। पहले पन्ने पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। पन्ने का रंग कालेपन लिए हुए था और उस पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। रोहन ने कहा, यह कौन सी भाषा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। विशाल ने अनुमान लगाया, यह शायद किसी प्राचीन सभ्यता की किताब होगी। लेकिन जैसे ही विशाल ने किताब का पहला पन्ना पलटा, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे कैंप की आग बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी आयुष ने कांपती हुई आवाज में कहा, यह क्या है? अब ये कुछ अजीब हो रहा है। मुझे नहीं रहना इस किताब के साथ। वह ऐसा डर के मारे कह ही रहा था, तभी किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। हर पन्ने के साथ एक अजीब सी फुसफुसाहट भरी आवाज़ें सुनाई देने लगी, मानो उन्हें कोई देख रहा हो। यह सब देखते ही आयुष एक बार चीख पड़ा और बोला, मैंने कहा था इसे छोड़ दे, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन विशाल ने उस आयुष को समझाते हुए कहा, यह सब बकवास है, बस हवाओं को झोंके के कारण हमें ऐसा महसूस हो रहा है। तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन अब विशाल की भी आवाज में कहीं ना कहीं उन दोनों दोस्तों को डर साफ साफ महसूस हो रहा था। तभी कुछ ही देर में किताब का आखिरी पन्ना खुला और उसमें कुछ लिखा था। वह जो लिखा था उसको देखकर उन तीनों की सांसें ही रुक जाती हैं। और उसमें लिखा था, तुमने इसे छेड़ा है, अब तुम्हारा अंत तय है। तभी अचानक कैंप के चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगीं। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी
और तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि कोई ताकत उनके पास आ रही है। तीनों दोस्तों को अभी पता नहीं था कि उन्होंने जो किया है उसका अंजाम कितना भयानक होगा। मौत की किताब ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया था और अब उनका सामना अकल्पनीय डर से होने वाला था। किताब से उठ रही अजीबो गरीब आवाज़ों और चारों ओर गहराती खामोशी ने कैम्प का माहौल पूरी तरह बदल दिया था। रोहन, विशाल और आयुष ने महसूस किया कि अब वे किसी ऐसी ताकत के शिकंजे में हैं जिसे वे समझ नहीं सकते। जैसे ही किताब का आखिरी पन्ना खुला और उसमें संदेश जो लिखा हुआ दिखाई दिया, आयुष ने घबराकर किताब को दूर फेंक दिया। किताब जमीन पर गिरते ही बंद हो गई, लेकिन उसके गिरते ही चारों ओर ठंडक और भी बढ़ गई। विशाल ने कांपते हुए आवाज में फिर से कहा, यह क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? वह ऐसा कह ही रहा होता है, तभी हवा अचानक से रुक गई। सब कुछ इतना शांत हो गया कि तीनों को अपनी सांसों की आवाज भी साफ साफ सुनाई देने लगी। फिर पेड़ों के बीच से एक धीमी भयानक फुसफुसाहट सुनाई दी। यह किसी इंसान की नहीं थी। रोहन ने धीरे से पूछा, क्या तुम लोगों ने भी वह सुना जो मेरे कानों में पहुंचा? विशाल ने भी डरते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन यह आवाज कहाँ से आ रही है? लेकिन कुछ ही देर बाद सब कुछ एकदम सामान्य हो जाता है और उन तीनों को लगता ही नहीं है कि उस जंगल में कुछ अजीब है। कुछ देर बाद तीनों दोस्त अपने दूसरे को समझाते हुए सोने के लिए कैंप में चले जाते हैं। रात जैसे जैसे बीती, लेकिन आयुष को सोते वक्त बार बार बुरे सपने आ रहे थे। उसने सपना देखा कि वह उसी सूखे पेड़ के पास खड़ा है। उसके चारों ओर घना अंधेरा है और पेड़ की जड़ों से काले धुएं जैसी आकृतियां बाहर निकल रही थी। तभी वह आकृतियां एक साए में बदल गईं, जिस साए को देखकर बहुत ही डर लग रहा था। और वह साया धीरे धीरे उसके करीब आया और उसने एक धीमी आवाज में कहा, तुमने इसे छेड़ा है, अब इसकी कीमत चुकाओगे। तुम्हें वह मंजर दिखाएंगे हम जो तुमने आज तक अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया होगा। और वह ऐसा कह के एक भयानक हंसी हंसता है। ऐसा होते ही आयुष चीखते हुए जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी चीख से रोहन और विशाल भी जाग गए। रोहन ने पूछा, क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या देख लिया तूने? आयुष ने हाँफते हुए कहा, मुझे सपना आया था। नहीं, यह सपना नहीं था, वह साया। उसने बताया कि वह हम दोनों खतरे में हैं। हमें यहाँ से भागना होगा, हमें भागना होगा यहाँ से। लेकिन विशाल ने उसे समझाने की कोशिश की और उसे दिलासा देने का पूरा प्रयास किया, लेकिन आयुष अब भी डरा हुआ था। तभी अचानक टेंट के बाहर हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेज कदमों से उनके टेंट के चारों ओर घूम रहा हो। रोहन ने झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। रोहन ने कहा, यहाँ कुछ तो अजीब है जो हमारी समझ से परे है। आयुष ने किताब की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सब इस किताब की वजह से हो रहा है जो अभी भी इस टेंट के कोने में पड़ी है। आयुष ने बाकी दोस्तों से आग्रह किया, हमें इसे यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन विशाल ने कहा, हम भाग नहीं सकते। अगर यह सब सच में उस किताब की वजह से हो रहा है तो हमें पहले समझना होगा कि आखिर यह है क्या। तभी आयुष ने गुस्से में कहा, क्या समझना है? यह साफ है कि यह कोई शापित चीज है, इसे यहीं छोड़ दे। अगले दिन सुबह विशाल ने तय किया कि वह किताब को फिर से देखेगा और उसने तर्क दिया कि शायद किताब में कुछ ऐसा हो
जिससे हमें बचने का तरीका मिल जाए। रोहन ने चेतावनी दी, तुम्हें इसे दोबारा नहीं छूना चाहिए। विशाल ने जवाब दिया, अगर हमें इसका सामना करना है तो हमें समझना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही विशाल ने किताब खोली, एक बार फिर से पन्ने किताब के खुद ब खुद पलटने लगे और आसमान में घना अंधेरा छा गया, मानो वह सुबह नहीं एक काली रात बन गई हो। इस बार किताब के अंदर से काले धुओं की एक लहर बाहर निकली और विशाल को उसने घेर लिया। अब विशाल चीखने लगा। रोहन और आयुष ने देखा कि धुआं धीरे धीरे विशाल के शरीर में समा रहा था। उसकी आंखें सफ़ेद हो रही थीं और उसका चेहरा विकृत होता जा रहा था। विशाल ने अचानक चिल्लाया, भागो भागो यहाँ से। तभी विशाल का शरीर हवा में उठ गया और जोर से जमीन पर गिरा। वह बेहोश हो गया। आयुष ने डरते हुए विशाल को होश में लाने की कोशिश की। कुछ देर बाद विशाल ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। रोहन ने विशाल से पूछा, तू ठीक है ना? विशाल ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी बेरुखी थी। कुछ देर बाद रोहन और आयुष कैंप से बाहर निकल जाते हैं। अचानक उन्हें महसूस होता है कि विशाल कैंप से गायब हो गया है। रोहन और आयुष उसे ढूंढने के लिए जंगल में निकले। उन्होंने विशाल को उसी सूखे पेड़ के पास खड़ा पाया। रोहन ने पूछा, विशाल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विशाल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसका चेहरा अब सामान्य नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। और विशाल ने एक गहरी और डरावनी आवाज में कहा, यह सब मेरा है, यह किताब अब मेरी है। विशाल के ऐसा कहते ही तभी पेड़ की जड़ों से निकलते काले धुएं ने विशाल को घेर लिया। रोहन और आयुष उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन विशाल ने चीखते हुए कहा, भाग जाओ, मुझे कोई नहीं बचा सकता। और कुछ ही पलों में विशाल का शरीर धुएं में समा गया और वह गायब हो गया। यह देखते ही रोहन और आयुष दोनों डर चुके थे बहुत। रोहन और आयुष अब अकेले बचे हुए थे उस जंगल में। आयुष ने रोते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, यह किताब हमें ख़त्म कर देगी। लेकिन जैसे ही वो भागने की कोशिश कर रहे थे, किताब उनके टेंट के पास आकर गिरी। अब वह खुद ब खुद उसके पास लौट रही थी। आयुष ने घबराकर किताब को आग में फेंका, लेकिन किताब जलने की बजाय हवा में उठ गई। तभी किताब से एक और काली परछाई निकली। आयुष को अपनी चपेट में उसने ले लिया। रोहन ने आयुष को बचाने की कोशिश की, लेकिन परछाई ने उसे पीछे ढकेल दिया। आयुष ने चिल्लाते हुए कहा, भागो रोहन, या तुम्हें भी ले लेगी। और कुछ ही पलों में आयुष का शरीर भी जमीन पर एक भयंकर आवाज करते हुए गिरा और वह वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। अब रोहन अकेला बचा था। उसने किताब को उठाया और उसी सूखे पेड़ की ओर भागा। रोहन ने खुद से कहा, अगर यह यहीं से शुरू हुआ है तो इसे यहीं ख़त्म करना होगा। रोहन ने किताब को पेड़ की जड़ों में वापस रखने की कोशिश की, लेकिन तभी काले साए ने उसे चारों ओर से घेर लिया और एक गहरी आवाज़ गूंज उठी, तुम बच नहीं सकते, यही तुम्हारा अंत है। लेकिन रोहन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और किताब को जड़ों में डालकर वहां से भाग निकला। जैसे ही उसने ऐसा किया, पेड़ हिलने लगा और वह परछाई गायब हो गई। और कुछ ही देर में सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। रोहन जंगल से जिंदा बचने वाला इकलौता व्यक्ति था। उसने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन वह कभी भी उस भयानक अनुभव को भूल नहीं पाया। तो दोस्तों, ये कहानी थी 3 दोस्तों की,
और उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे इस वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं। साथ ही आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। फिलहाल मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।